हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस भौतिक विज्ञान के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम ध्वनि यानी कि साउंड चैप्टर से संबंधित 20 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। वे सभी क्वेश्चंस MCQ के फॉर्म में होंगे, तो इसलिए इस वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? चार ऑप्शंस हैं, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज और 2 किलोहर्ट्ज के बीच, 2 किलोहर्ट्ज और 20 किलोहर्ट्ज के बीच, और अगला ऑप्शन है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पराध्वनिक यानी कि सुपरसोनिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजर सकती? चार ऑप्शंस हैं, हवा में रखा तांबे का तार, हवा में रखी चांदी की छड़ें, पानी में रखा कांच का प्रिज्म और निर्वात में रखा खोखला पाइप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निर्वात में रखा खोखला पाइप, क्योंकि निर्वात से होकर ध्वनि तरंगे पास नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, मनुष्य की श्रवण क्षमता क्या है? श्रवण क्षमता यानी कि सुनने की क्षमता, कहाँ तक की तरंगों को मनुष्य सुन सकता है? तो इसके लिए भी चार ऑप्शंस है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 80 से लेकर 100 हर्ट्ज तक, 2 से लेकर 4 लाख हर्ट्ज तक और 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। अगला प्रश्न है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग होने वाली तरंगे होती है। टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें किस प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए भी चार ऑप्शंस है, एक्स किरणों का, परावैंगनिक किरणें, अवरक्त किरणें और गामा किरणें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? चार ऑप्शंस हैं, पानी, निर्वात, लोहा, वायु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है निर्वात से होकर ध्वनि तरंगे आर पार नहीं जा सकती। अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तारतम्य ध्वनि का किस पर निर्भर करता है? तो चार ऑप्शंस है इसके लिए, आवृत्ति पे, तीव्रता पे, वेग और आयाम। तो ध्वनि का तारतम्य जो होता है वह ध्वनि के आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक सतह और श्रोता के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि यानी कि इको, यानी कि किसी सतह से टकरा कर वापस आने वाली ध्वनि को सुनने के लिए हमें सुनने वाले श्रोता और टकराने वाली सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो चार ऑप्शंस है, 165 फीट, 165 मीटर, 16.5 मीटर और 16.5 फीट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 16.5 मीटर। ध्वनि का वायु में वेग लगभग है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वायु में वेग लगभग है कितना है? इसके लिए भी चार ऑप्शंस है, 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 10 माइल प्रति मिनट, 330 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लगभग 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के ताप पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो चार ऑप्शंस हैं, लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक और मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि लोहा में इन सभी में से ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं हो सकती है? तो इसके लिए भी चार ऑप्शन है, परावर्तन, ध्रुवन, विवर्तन, व्यक्तीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ध्वनि तरंगों में ध्रुवन की घटना नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, क्यों? चार ऑप्शंस हैं, क्योंकि उनकी आंखें बड़ी होती है, उनकी आंखों की पुतली बड़ी होती है, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, वे पराध्वनिक तरंगे निकालती हैं और उसी से निर्देशित होती है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि चमगादड़ जो है खुद अपने पराध्वनिक तरंगों के द्वारा दिशा निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। दूसरा कथन है, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। तो इन दोनों कथन को देखिए और ऑप्शन देखिए। इसमें लिखा है कि केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 और ना ही 2, यानी इसमें से कौन सही है? तो इसमें से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2, क्योंकि बांसुरी की लंबाई से ध्वनि की आवृत्ति, उससे उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रदत्त तरंगों के रूप में ही प्रगामी होती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, केवल 2। अगला प्रश्न है, यदि VA, VW और VS क्रमशः ये एयर, ये वाटर और ये स्टील में ध्वनि की गति है, तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो हम सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आज से जान लीजिए कि ध्वनि की गति सबसे अधिक होता है इस्पात यानी स्टील में, फिर इसमें से सबसे अधिक होगा जल यानी कि वाटर में, और उसके बाद सबसे कम इन तीनों में होगा एयर यानी कि हवा में। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि स्टील में सबसे ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किससे किया जाता है? माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, सोलर सेल या ग्रामोफोन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि माइक्रोफोन के द्वारा। अगला प्रश्न है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो दो लोग जब साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, लगभग 30 डेसिबल। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? मतलब कितना ध्वनि स्तर है जो हमारे लिए सुरक्षित है, क्योंकि हम सुन सकते हैं? तो इस प्रश्न का 4 ऑप्शन है, 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल, 100 डेसिबल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 100 डेसिबल। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नगरों के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? नगरों यानी शहरों में कितना ध्वनि प्रदूषण स्तर है जो सुरक्षित माना जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार? तो 4 ऑप्शंस हैं, 45 डेसिबल, 50 डेसिबल, 55 डेसिबल एंड 60 डेसिबल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 45 डेसिबल। अगला है, पराध्वनिक यानी कि सुपरसोनिक विमान किस प्रघाती तरंगों को उत्पन्न करते हैं? 4 ऑप्शन है, संक्रमण तरंग, प्राश्रव्य, अनुप्रस्थ और ध्वनि बूम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ध्वनि बूम, जिसको कि अंग्रेजी में सोनिक बूम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किस अंतर के कारण किया जाता है? कहने का मतलब ये है कि एक सितार है जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और बांसुरी भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। दोनों से एक ही स्वर यानी एक ही म्यूजिक जब बजाया जाता है तो उन दोनों के ध्वनि में अंतर में किस आधार पे हम करेंगे? तो उसके लिए 4 ऑप्शन है, तरत्व, प्रबलता और गुणता के आधार पे, तरत्व और प्रबलता के आधार पे, केवल गुणता या केवल प्रबलता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि केवल गुणता के आधार पे। अगला और अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न, ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है, विद्युत चुंबकीय है या इनमें से कोई नहीं है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो ये था आज का हमारा सेशन का अंतिम प्रश्न। आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट द्वारा हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।